नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खबरीलाल न्यूज पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज को। यह फिल्म एक अलग ही तरह के दिलचस्प और रोमांचक सफर पर ले जाती है, जहां शादी के बाद हुई एक छोटी सी गलती पूरे घटनाक्रम को बदल देती है। इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको इस फिल्म की पूरी कहानी विस्तार से सुनाने वाला हूँ, ताकि आप इसके हर छोटे बड़े मोड़ को समझ सकें। इसके बाद मैं आपको इस फिल्म से जुड़ी कई खास बातें बताऊंगा, जैसे कि इसकी निर्देशन शैली, किरदारों की गहराई और फिल्म के उन पहलुओं पर चर्चा करूंगा जो इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि यह सफर आपको जरूर पसंद आएगा। फिल्म की शुरुआत में हम दीपक नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो अपनी नई नवेली दुल्हन फूल के साथ शादी के बाद अपने घर जा रहा होता है। फूल पूरी तरह से घूंघट में थी, क्योंकि परंपराओं के अनुसार नई दुल्हन को घूंघट में रहना होता है। वे दोनों ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं और उसी डिब्बे में पहले से ही एक और नवविवाहित जोड़ा बैठा था, जिनकी दुल्हन भी हूबहू फूल जैसी ही लाल जोड़े में थी। रात में सफर के दौरान जब ट्रेन दीपक के स्टेशन पर पहुंचती है, तो वह जल्दी जल्दी में अपनी दुल्हन को उतारने लगता है। इसी बीच एक छोटी सी गलती हो जाती है। फूल के साथ सफर कर रही दूसरी दुल्हन भी बिल्कुल उसी की तरह घूंघट में थी और गलती से दोनों के बीच अदला बदली हो जाती है। दीपक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और वह खुशी खुशी अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही दीपक की मां पारंपरिक रूप से अपनी बहू की आरती उतारने के लिए कहती है और उसे घूंघट हटाने को कहती है। लेकिन जैसे ही लड़की अपना घूंघट हटाती है, पूरे परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह लड़की फूल नहीं थी, बल्कि कोई और थी। दीपक को अचानक याद आता है कि ट्रेन में एक और दुल्हन भी सफर कर रही थी और शायद वहीं पर यह अदला बदली हो गई। घर में सभी लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। दीपक के पिता इस गलती पर उसे खूब डांटते हैं और पूछते हैं कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे नहीं दिखी। इसी बीच नई लड़की खुद को संभालते हुए बोलती है, इस तंबू जैसे घूंघट के पार ना तो किसी लड़की को किसी की शक्ल दिखती है और ना ही किसी और को लड़की का चेहरा दिखता है। पति नया, जूता नया, हम कैसे पहचानते कि कौन हमारा है। इसके बाद जब उससे उसका नाम पूछा जाता है, तो वह अपना नाम पुष्पा बताती है। जब उससे पति का नाम पूछा जाता है, तो परिवार की महिलाएं कहती हैं कि कोई भी पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती, लेकिन पुष्पा हिम्मत दिखाते हुए अपने पति का नाम बता देती है, पंकज। वह यह भी बताती है कि उसका ससुराल छत्तीसगढ़ में है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि उसने कौन से स्टेशन से ट्रेन पकड़ी थी। उधर ट्रेन पतीला स्टेशन पर रुकती है और असली फूल वहां अकेली उतर जाती है। वह इधर उधर देखती है, लेकिन दीपक उसे कहीं नजर नहीं आता। इसी बीच प्रदीप नाम का एक आदमी, जो अपनी पत्नी को जया कहकर पुकार रहा था, उसे खोज रहा था, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रही थी। प्रदीप को गुस्सा आने लगता है। उसे अचानक फूल दिखाई देती है और वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बोलने के लहजे में कुछ अजीब सी ठरक थी, जिससे फूल घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अब सवाल उठता है कि अगर पुष्पा का असली नाम जया था, तो उसने अपना और अपने पति का नाम गलत क्यों बताया। प्रदीप का परिवार जया की चिंता नहीं कर रहा था, बल्कि उसके गहनों की चिंता कर रहा था। उन्होंने उसे शादी में जो 15 तोले सोने के गहने पहनाए थे, बस वही उन्हें याद थे। स्टेशन पर भटकती हुई फूल को छोटू और अब्दुल नाम के 2 लोग मिलते हैं, जो उसकी मदद करने का वादा करते हैं और उसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं। फूल को सिर्फ इतना याद था कि उसका ससुराल किसी फूल के नाम से था, शायद सूरजमुखी, लेकिन सही नाम उसे याद नहीं आ रहा था। उसे पुलिस स्टेशन जाने में डर लग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि वहां जाने से सिर्फ परेशानियां ही बढ़ेंगी। इसी बीच वह बताती है कि उसका मायका गंगापुर में है, लेकिन देश में कई गंगापुर हैं और वह यह नहीं जानती कि उसका गंगापुर कौन सा है। उधर दीपक पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता है। वह पुष्पा को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन पुष्पा मना कर देती है। वह कहती है, हमें डर लगता है। दीपक अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा होता है और कहता है, फूल मिले ना मिले, हम तुमको सही ठिकाने पहुंचाकर ही रहेंगे। पुलिस ऑफिसर श्याम मनोहर एक घूसखोर इंस्पेक्टर था, जो पैसे लेकर ही किसी की मदद करता था। वह उनकी बात सुनता है, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बदले घूस मांगता है। इस बीच पुष्पा रात के अंधेरे में चुपके से बाहर निकलती है। वह अपने बैग से एक मोबाइल निकालती है, उसका पुराना सिम कार्ड निकालकर जला देती है और फेंक देती है। अब यह साफ हो जाता है कि पुष्पा कुछ छिपा रही है। दूसरी तरफ फूल को स्टेशन पर मंजू माई नाम की एक बुजुर्ग महिला मिलती है, जो स्टेशन पर चाय की दुकान चलाती थी। मंजू माई बहुत सख्त स्वभाव की थी और उससे सब लोग डरते थे।
वह फूल से कहती है, जिस घर में तुम्हें जिंदगी बितानी थी उसका नाम तक तुम्हें नहीं पता। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा नहीं बनाया बल्कि तुम्हें बुड़बक बना दिया। फूल कहती है, हम बुड़बक नहीं हैं, हमें घर का सारा काम आता है। मंजू माई हंसकर कहती है, घर जाना आता है क्या? नहीं ना, बुड़बक होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन बुड़बक होने पर गर्व करना बहुत बड़ी शर्म की बात है। अब सवाल ये उठता है कि पुष्पा आखिर कौन थी? उसने अपना असली नाम क्यों छिपाया? फूल अपने ससुराल तक पहुंच पाएगी या नहीं? दीपक अपनी असली पत्नी को खोज पाएगा या नहीं? अगर आप इस फिल्म की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुष्पा सुबह सुबह मंदिर गई थी और जब वह 5 घंटे बाद लौटी तो सबको लगा कि वह कहीं चली गई थी, लेकिन जब वापस आई तो सबको तसल्ली हुई कि आ गई, वरना लोग यही कहते कि एक ही दिन में 2 लड़कियां खो दी। प्रदीप ने जया के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी और वही रिपोर्ट जब आसपास के थानों में भेजी गई तो श्याम के पास भी पहुंची। इससे उसे शक हुआ कि कहीं पुष्पा ही तो जया नहीं है। रात में पुष्पा फिर से छिपकर बाहर गई और फोन में नया सिम लगाया, जिससे साफ हुआ कि वह 5 घंटे के लिए क्यों गायब थी। मंदिर जाना महज एक बहाना था। मंजू माई को लग रहा था कि फूल के सारे गहने उतरवा लिए गए तो अब उसका पति शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन फूल को पूरा यकीन था कि दीपक उसे जरूर ढूंढेगा। मंजू माई ने फूल को अपनी दुकान में काम दे दिया। उधर दीपक की भाभी पूनम अपने पति को बबरू के पापा कहकर बुलाती थी। जब पुष्पा ने पूछा कि वह उनका नाम क्यों नहीं लेती तो पूनम ने कहा कि पति का नाम नहीं लिया जाता। इस पर पुष्पा बोली, जब अच्छा खासा नाम रखा है तो एजी ओजी कहने की क्या जरूरत है? तभी पुष्पा को याद आया कि उसके हाथ में नाम का टैटू है। जब दीपक उसे थाने ले गया तो उसने अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम और पति का नाम सब कुछ झूठ बताया। रिपोर्ट में दर्ज था कि जया नाम का टैटू गुदा है, तो श्याम ने पुष्पा से हाथ दिखाने को कहा, लेकिन पुष्पा ने जया को बदलकर श्रेया बना लिया था। श्याम ने पूछा, जब नाम पुष्पा है तो श्रेया क्यों लिखा है? इस पर पुष्पा ने जवाब दिया, बचपन में हमारे दादा हमें श्रेया बुलाते थे, इसलिए यह नाम गुदवा दिया। श्याम ने उसकी फोटो खींचने की बात की तो पुष्पा ने घूंघट पकड़ लिया और कहा, बिना घूंघट की फोटो खिंचवाना बदनामी होगी। जब वह जाने लगी तो श्याम ने अचानक उसे जया कहकर पुकारा और पुष्पा अनायास ही पलट गई। इससे श्याम समझ गया कि वह ही जया है। मंजू माई फूल को अपने घर ले गईं, जहां वह अकेले रहती थी। फूल ने पूछा तो उन्होंने बताया, मैंने अपने मर्द और बेटे को भगा दिया। मेरा मर्द मेरी कमाई खाता था और ऊपर से दारू पीकर मुझे ही मारता था। कहता था कि जो प्यार करता है उसे मारने का हक होता है। एक दिन मैंने भी उसे हक जता दिया। फूल ने सुझाव दिया कि वह दुकान के लिए मिठाई बना सकती है। इस पर मंजू माई ने कहा, रसोई पराई है, ठीक से बना पाओगी? फूल ने जवाब दिया, पराई रसोई को अपना बनाना ही हमारी अम्मा ने सिखाया है। मंजू माई की दुकान पर एक आदमी रोज आता था जो 2 समोसे लेकर 4 बार चटनी लेता था। मंजू माई उसे खूब डांटती थी। फूल ने कलाकंद मिठाई बनाई तो मंजू माई ने खुद उस आदमी को 2 चम्मच मिठाई चखने को दी। फूल ने कहा, पहले आप तो स्वाद चखिए, लेकिन मंजू माई बोली, हमारी जिंदगी में मुंह मीठा करने जैसा कुछ खास है नहीं, तो क्या खाएं? उधर श्याम और उसका जूनियर ऑफिसर पुष्पा पर नजर रखने लगे। वे देखते हैं कि पुष्पा के पास मोबाइल है और वह मंदिर इसलिए जाती थी क्योंकि वहां नेटवर्क अच्छा आता था। दीपक अपनी पत्नी की फोटो लेकर दुकानदार के पास जाता है और पूछता है, क्या आपने इसे देखा है? लेकिन फोटो में लंबा घूंघट था तो दुकानदार ने कहा, चेहरा ही पहचान होती है और इसमें तो चेहरा ही ढका है। चेहरा ढकना मतलब पहचान छुपाना। तभी दीपक की पत्नी वहां आई, जो ऊपर से नीचे तक बुरखे में ढकी हुई थी। दीपक को समझ आया कि सच उसके सामने होते हुए भी वह उसे देख नहीं पा रहा था। दीपक का एक दोस्त था, गुंजन, जिससे पुष्पा की हल्की फुल्की बातचीत होती थी। बाबूजी ने गुंजन से कहा कि फसल में कीटनाशक डाल दो क्योंकि कीड़े लग रहे थे, लेकिन पुष्पा ने सुझाव दिया, स्टिकी ट्रैप लगाइए, कीटनाशक कीड़ों को मार देगा लेकिन फसल भी खराब कर देगा। बस एक बोर्ड लें, उसे पीले रंग में रंगें और उस पर गोंद लगाकर खेत में लगा दें। कीड़े पीले रंग से आकर्षित होते हैं और उसमें चिपक जाएंगे। सब लोग हैरान थे कि पुष्पा को खेती की इतनी जानकारी कैसे है। इस पर उसने कहा, मेरे बाबूजी की बहुत खेती है इसलिए हमें सब पता है। पुष्पा को पूनम के पति का स्केच मिला जो पूनम ने खुद बनाया था। पूनम में इतनी अच्छी कला थी लेकिन उसे इसकी कद्र नहीं थी। वह सोचती थी कि यह तो अपने आप आ जाता है। पुष्पा ने उसे समझाया, अगर यह कला अपने आप आती तो सबको आती ना। कला देवी सरस्वती देती हैं और देवी माँ कोई फिजूल चीज थोड़ी देती हैं। पुष्पा और गुंजन के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, जिससे श्याम को लगा कि वह अब इस नए लड़के को अपने जाल में फंसा रही है।
इसी बीच जूनियर ऑफिसर ने बताया कि पुष्पा किसी हेमा त्रिपाठी को 5 बार 55 रुपए का मनी ऑर्डर भेज चुकी है। फूल को हमेशा घर में रखा गया था और सिर्फ घर के काम ही सिखाए गए थे, लेकिन जब उसने बाहर काम किया तो उसे एहसास हुआ कि वह और भी बहुत कुछ कर सकती है। तब उसे समझ आया कि लड़कियों को इतना लाचार क्यों बना दिया जाता है, उन्हें मौके क्यों नहीं दिए जाते। मंजू माई ने कहा, शायद डर के मारे। औरत अनाज उगा सकती है, पका सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, बड़ा कर सकती है। देखा जाए तो औरतों को मर्दों की कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अगर औरतों को यह बात पता चल गई तो बेचारे मर्द बर्बाद हो जाएंगे। अब सबको समझ आने लगा कि असल में क्या फ्रॉड चल रहा है। रात में पुष्पा घर से भागने की तैयारी में थी, लेकिन तभी उसने दीपक की हालत देखी, जो फूल को पाने के लिए तड़प रहा था। यह देखकर उसने अपना भागने का फैसला बदल दिया। इस बीच मंजू माई ने फूल को उसकी मेहनत की कमाई का पैसा सौंपा, जिससे वह बेहद खुश हुई, क्योंकि यह पहली बार था जब उसे अपनी मेहनत की कमाई का एहसास हुआ। उधर पतीला थाने से पुष्पा की फोटो आ जाने के बाद यह पुष्टि हो गई कि वही जाया है। यह फिल्म 8 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 48वें संस्करण में प्रदर्शित की गई थी और 1 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से अत्यधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। खासकर इसकी कहानी, पटकथा और कलाकारों के अभिनय के लिए सराहा गया। फिल्म को मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस का पुरस्कार मिला। हालांकि यह फिल्म 97वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई थी, लेकिन इसे नामांकन नहीं मिला। इस चयन को लेकर विवाद हुआ, क्योंकि कई लोग चाहते थे कि भारत की ओर से ऑल वी इमेजिन एज लाइट को भेजा जाए। निर्माण प्रक्रिया, प्रोडक्शन डिटेल्स, विकास और लेखन, डेवलपमेंट एंड राइटिंग लापता लेडीज किरण राव द्वारा निर्देशित उनकी दूसरी फिल्म है, जो इससे पहले धोबी घाट 2010 का निर्देशन कर चुकी थी। इस फिल्म का विचार मूल रूप से विप्लव गोस्वामी की लिखी एक कहानी से आया, जो आमिर खान प्रोडक्शंस की एक स्क्रिप्ट प्रतियोगिता में चुनी गई थी। फिल्म के लिए स्क्रीन प्ले और संवाद तैयार करने का जिम्मा स्वानंद किरकिरे और समीक्षा आर्या ने लिया। कहानी को ग्रामीण भारत की पृष्ठभूमि में सेट किया गया, जहां महिलाओं की पहचान और स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कास्टिंग और पात्रों का विकास, कास्टिंग एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिल्म के लिए मुख्य कलाकारों का चयन ऑडिशन और स्क्रीन टेस्ट के जरिए किया गया। निताशी गोयल को फूल कुमारी की भूमिका के लिए चुना गया, जो एक साधारण लेकिन जिज्ञासु और मजबूत इरादों वाली महिला है। प्रतिभा रांटा को जया त्रिपाठी सिंह उर्फ पुष्पा के रूप में कास्ट किया गया, जो अपने भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी है, लेकिन सामाजिक दबावों में जकड़ी हुई है। स्पर्श श्रीवास्तव को दीपक कुमार की भूमिका दी गई, जो एक भोला भाला लेकिन सच्चा इंसान है। छाया कदम को मंजू माई की भूमिका में लिया गया, जो फिल्म की कहानी में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। रवि किशन को सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर की भूमिका के लिए चुना गया, जो हास्य और व्यंग्य से भरपूर एक पुलिस अधिकारी है। फिल्मांकन और लोकेशन, फिल्मिंग एंड लोकेशंस की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बामुलिया और धामनखेरा गांवों में की गई। इन स्थानों को इसलिए चुना गया क्योंकि वे भारतीय ग्रामीण जीवन को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त थे। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी सविता सिंह ने की, जिन्होंने ग्रामीण भारत के प्राकृतिक सौंदर्य और वास्तविक माहौल को जीवंत रूप से कैप्चर किया। ट्रेन के दृश्य और गांवों की पृष्ठभूमि को यथासंभव वास्तविक बनाए रखने के लिए लोकल रेलवे स्टेशनों और खेतों में शूटिंग की गई। फिल्म के लिए कई स्थानीय लोगों को सहायक भूमिकाओं में लिया गया, जिससे इसकी प्रामाणिकता बढ़ी। शादी के दृश्यों में पारंपरिक ग्रामीण रीति रिवाजों को बारीकी से दर्शाने के लिए स्थानीय कारीगरों और डिजाइनरों से भी परामर्श लिया गया। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर। फिल्म का संगीत राम संपत ने तैयार किया, जबकि गीतों को दिव्यानिधि शर्मा, प्रशांत पांडे और स्वानंद किरकिरे ने लिखा। संगीत फिल्म की भावनात्मक और हास्यपूर्ण भावनाओं को उभारने में मदद करता है। इसमें ग्रामीण भारत की ध्वनियों, पारंपरिक लोक संगीत और आधुनिक प्रयोगों का मिश्रण किया गया है। मुख्य गाने सजना रे दो हाथ बैंड बाजा बजा दे अरियो पुष्पा। संपादन और पोस्ट प्रोडक्शन, एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोडक्शन। फिल्म का संपादन जिष्णु भूविक ने किया। कहानी को अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने के लिए संपादन पर विशेष ध्यान दिया गया। फिल्म में इस्तेमाल किए गए विजुअल इफेक्ट्स को न्यूनतम रखा गया, ताकि ग्रामीण परिवेश की वास्तविकता को बनाए रखा जा सके। रंग संयोजन और ध्वनि संपादन के माध्यम से फिल्म की टोन को हल्का फुल्का लेकिन प्रभावशाली रखा गया। मुख्य कलाकार और उनके किरदार, मेन कास्ट एंड देयर रोल्स। 1. निताशी गोयल,
फूल कुमारी निताशी गोयल एक उभरती हुई अभिनेत्री हैं जिन्होंने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने फूल कुमारी का किरदार निभाया है जो मासूम सरल लेकिन साहसी लड़की है। 2. प्रतिभा रांटा जया त्रिपाठी सिंह। पुष्पा रानी प्रतिभा रांटा इस फिल्म की दूसरी मुख्य अभिनेत्री हैं। उन्होंने पुष्पा रानी उर्फ जया त्रिपाठी सिंह का किरदार निभाया है जो सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। 3. स्पर्श श्रीवास्तव। दीपक कुमार स्पर्श श्रीवास्तव ने दीपक कुमार की भूमिका निभाई है जो अपनी शादी को लेकर उत्साहित है लेकिन एक अजीब परिस्थिति में फंस जाता है। 4. छाया कदम मंजू माई। छाया कदम एक अनुभवी अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म में मंजू माई का किरदार निभाया है। मंजू माई स्टेशन पर चाय की दुकान चलाती हैं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती हैं। 5. रवि किशन सब इंस्पेक्टर श्याम मनोहर। रवि किशन इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर श्याम मनोहर के रूप में दिखाई देते हैं जो कहानी में हास्य और सामाजिक व्यंग्य का पुट जोड़ते हैं। अन्य सहायक कलाकार गीता अग्रवाल शर्मा, यशोदा दीपक की मां भास्कर झा, प्रदीप सिंह पुष्पा का पति, सत्यकाम आनंद पुलिस अधिकारी। फिल्म का सार और संदेश। लापता लेडीज सिर्फ एक रोमांचक कहानी ही नहीं है बल्कि यह समाज के उन पहलुओं को उजागर करती है जिनमें महिलाओं की पहचान, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को अक्सर दबा दिया जाता है। महिलाओं की पहचान। फिल्म में घूंघट और पहचान छिपाने की प्रथा को दर्शाया गया है जिससे यह संदेश मिलता है कि जब तक महिलाएं अपनी पहचान खुद नहीं बनाएंगी तब तक वे समाज में खोई हुई महसूस करेंगी। आत्मनिर्भरता की जरूरत। जया की कहानी यह दर्शाती है कि एक महिला को खुद के लिए खड़ा होना जरूरी है ताकि वह अपने जीवन के फैसले खुद ले सके। संकीर्ण मानसिकता पर प्रहार। पुष्पा, जया और मंजू माई के संवाद इस बात को उजागर करते हैं कि महिलाओं को कमजोर समझने की मानसिकता गलत है। पुलिस तंत्र और सामाजिक व्यवस्था। इंस्पेक्टर श्याम का किरदार ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए सिस्टम में भी जागरूकता और इंसानियत की जरूरत होती है। फिल्म की रिलीज और प्रतिक्रिया। रिलीज एंड रिसेप्शन। फिल्म को 8 सितंबर 2023 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टिफ में प्रदर्शित किया गया जहां इसे जबरदस्त सराहना मिली। भारत में इसे 1 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 26 अप्रैल 2024 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराया गया। बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन। पहले दिन 75 लाख, पहले वीकेंड की कमाई 2 करोड़, कुल भारतीय कलेक्शन 24, 1 करोड़ कुल वैश्विक कलेक्शन 25, 26 करोड़ पुरस्कार और नामांकन। मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स चॉइस रॉटन टोमेटोज स्कोर 100% सकारात्मक समीक्षा। लापता लेडीज एक खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है जो हास्य, व्यंग्य और महिला सशक्तिकरण को एक नई दृष्टि से प्रस्तुत करती है। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए खबरी लाल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।